हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो लास्ट के दो लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने देखा था जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी कितने टाइप की है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो यही होते हैं कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या होता है, इसका क्या फॉर्मेट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं इस यूनिट के उनमें यही करना होता है कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कैसे बनाया जाता है एंड इन केस ऑफ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कैसे बनाए जाते हैं, क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी दैट इज गुडविल या जिसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं एंड कैपिटल रिजर्व, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। और फिर उसके साथ ही हमने तीन न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में किए थे। तो जो लास्ट के जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ना वो भी इस लेक्चर के बाद आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, राइट। तो चलिए फिर इसके आगे आज बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में जो इसका थर्ड पार्ट है आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बताऊंगी, ठीक है, बनाना बताऊंगी, लेकिन केसेस थोड़े चेंज होते जाएंगे पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के केसेस में, ठीक है। कुछ और मैं आपको आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये टर्म भी हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में कौन कौन से आइटम है जिन्हें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। और आज के लेक्चर में भी हम दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th, क्लास 12th, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। तो इस लेक्चर के बाद एक बार जरूर जाके मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए आज की तारीख तक यानी नवंबर 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं और बहुत सारे पाइपलाइन में भी हैं। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिए, ताकि मेरा जो पर्पस है ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं, ये मेरा पर्पस मीट हो सके, राइट। और एक बात और कि मेरे चैनल पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं अगर आपको उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, अगर जो सब्सिडरी कंपनी है वो पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है तो उस केस में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है वो आज हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, वैसे लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए एक होता है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, यानी जब होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं सब्सिडरी कंपनी के पूरे 100% शेयर तो उसको कहा जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक। बट अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% यानी 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम शेयर एक्वायर किए हैं तब ऐसी सब्सिडरी कंपनी को कहा जाता है पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। मोर देन 50% एंड लेस देन 100%, 50% से ज्यादा और 100% से कम तो उसको कहा जाता है पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर एक्वायर किए हैं यानी जो बचे हुए 20% शेयर हैं वो किसके पास है, दिस इज हेल्ड बाय सम आउटसाइड पर्सन, कुछ आउटसाइड पर्सन है जिनके पास वो 20% शेयर होंगे, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड पर्सन है इनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इनका जो हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी में उसी को कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जो आउटसाइडर है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, उनका जो हिस्सा होता है सब्सिडरी कंपनी में, उसी को कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक, या फिर जिसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, हम इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, तो उसमें मैंने बताया था ना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी शो किया जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब जरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं। तो सबसे पहला तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड किया जाता है, मतलब इंक्लूड किया जाता है पेड अप शेयर कैपिटल, यानी जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, उसका जितना हिस्सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है। जैसे सपोज करिए जो भी सब्सिडरी कंपनी है, उसके अगर 100% शेयर थे, ठीक है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास केवल 20% शेयर है, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास 20% शेयर है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहला क्या जाएगा, जो भी सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर हैं उसका 20%। ठीक है, वही लिखा है प्रपोर्शनेट शेयर इन द पेड अप शेयर कैपिटल। अगर 1 लाख के शेयर है यानी 20,000 किस में जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, प्लस इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं। दूसरा क्या आइटम जाएगा इसमें, दूसरा आइटम होगा प्रपोर्शनेट शेयर इन द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी के जो भी रिजर्व्स हैं उसका भी 20% किसको मिलेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आइटम। तीसरा क्या होगा, अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ सरप्लस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर कुछ सरप्लस है, तो उस सरप्लस का भी जो प्रपोर्शनेट शेयर है, यानी सरप्लस का भी 20% जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होगा। चौथा आइटम क्या होगा, अगर सपोज करिए सब्सिडरी कंपनी के कुछ लॉसेज हैं, ठीक है, तो वो भी तो बियर करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, लॉसेज में हिस्सेदारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है उसमें अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ लॉसेज हैं, तो वो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जोड़े जाएंगे, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट उतने से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। पहला, शेयर का हिस्सा, सब्सिडरी कंपनी के जितने भी शेयर कैपिटल है उसका हिस्सा, सब्सिडरी कंपनी के जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उसका हिस्सा, सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर सरप्लस है तो उसका हिस्सा, और अगर सब्सिडरी कंपनी के जो भी लॉसेज हैं, ठीक है, उसमें भी फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा होता है, उतने से उनका जो भी अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो 20% है ना, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 30% भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 20% का एग्जाम्पल लिया है, 30% भी हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 70% शेयर एक्वायर किए। ठीक है, तो उस केस में क्या है, बचे हुए 30% किसके पास है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास है। तो ये जो 20% है, 30% है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब एक चीज, ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं। तो वैसे मैंने जब फॉर्मेट बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ शो करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या, ये शेयर कैपिटल ही तो है, बस ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, और किसके बीच में, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी जो शो करते हैं वो, एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बीच में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को शो किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने लास्ट फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था और लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। ये देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अगर केस हो तो यहाँ पे शो किया जाता है। ये देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, उसमें सबसे पहले क्या शो करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑफ द होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल शो करते हैं, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट शो करते हैं, और उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी, और उसके बाद करेंट लाइबिलिटी। तो ये मोटे मोटे हेड्स हैं जो आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का केस है तो उस केस में कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, एक बार आप ऐसा करिएगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन खुद से रीड करिए, बाकी मैं तो समझा ही रही हूँ। देखिए आपको जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे, आपको होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इनकी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी।
तो ये देखिए आपको दिया गया है द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013 आर एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। अच्छा, एक चीज और मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी। ये समझाने के लिए किया गया है, ठीक है। एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस शीट दी गई है, आपको शेयर कैपिटल दिया गया है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करंट लायबिलिटी दी है, और एसेट साइड में आपको फिक्स एसेट दिए गए हैं दोनों कंपनी के। इन्वेस्टमेंट बताया गया है, इन्वेस्टमेंट इन 80% शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है 80,000, और करंट एसेट दिए गए हैं, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू मेक द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक। चलिए अब करना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इट इज अ केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर परचेज किए हैं, तो यानी इट इज अ केस ऑफ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ये पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का केस है, ठीक है। और ये जो होल्डिंग कंपनी है, इसने सब्सिडरी कंपनी को कितने में एक्वायर किया है, बताइए। क्वेश्चन देख के बताइए। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो 80% शेयर एक्वायर किए हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है ना 80% जो शेयर एक्वायर किए हैं, ये कितने में परचेज किया है, कितना का इन्वेस्टमेंट किया है, तो किया है 80,000 का, ठीक है। 80,000 में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब जरा मुझे क्वेश्चन देख के बताइए कि सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितने का है, टोटल शेयर कैपिटल कितने का है, 1 लाख का है, ठीक है। अब इसमें जो होल्डिंग कंपनी है उसका कितना स्टेक है, उसका है स्टेक 80%, यानी 1 लाख का 80% कितना हुआ 80,000 रुपए, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा 20%, यानी 20,000 रुपए। ये बात समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये होली ओन्ड है कि पार्शली ओन्ड है, तो ये पार्शली ओन्ड है। अब अगर पार्शली ओन्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है इस 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपए, ठीक है। और शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी का है वो कितना होगा 80,000 रुपए, 1 लाख का 80% यानी 80,000 रुपए, ठीक। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए हम करना शुरू करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में बताया था हमें दो आइटम होते हैं, कौन कौन से, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, बताया था ना, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल आता है, या कैपिटल रिजर्व आता है, या कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व या कुछ नहीं, निल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा कि निल आएगा। गुडविल क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की प्राइस पे करके सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है ना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। और अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लेस देन फेस वैल्यू पे एक्वायर करती है, तो जो प्रॉफिट होता है ना, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, और उसको कैपिटल रिजर्व में शो किया जाता है। और अगर बराबर वैल्यू पे एक्वायर करती है, ठीक है, ना गुडविल हो ना कैपिटल रिजर्व हो, तो वो निल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, और क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करना है, इसलिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो जरा वर्किंग नोट में सबसे पहले जो है आपको ये फाइंड आउट करना है कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, ठीक। तो सबसे पहले हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये देखना है कि बताइए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीदा, कितने में खरीदा 80,000 में खरीदा, ये देखिए इन्वेस्टमेंट में लिखा है ना। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीदा 80,000 में खरीदा, ठीक। और क्या खरीदा, कितने में खरीदा 80,000 में खरीदा, और क्या खरीदा 80,000 के शेयर खरीदे। 1 लाख के शेयर टोटल थे सब्सिडरी कंपनी के, लेकिन होल्डिंग कंपनी का कितना स्टेक है 80% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 लाख का 80% निकाला यानी 80,000। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीदा 80,000 में खरीदा, उसके शेयर 80,000 में खरीदा, और कितने के शेयर खरीदे 80,000 के शेयर खरीदे। तो 80,000 के शेयर खरीदने के लिए 80,000 पे किया, तो यानी यहाँ पे आ गया निल, यानी यहाँ पे ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है, ठीक।
एक बात क्लियर हो गई। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करना है। तो ये दो आइटम हमें पहले कैलकुलेट कर लेने हैं, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने बताया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला, जो सब्सिडरी कंपनी है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर, वेयर इज माय पेन, हाँ, जो सब्सिडरी कंपनी है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर। तो सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, 1 लाख के हैं, इसका 20% लेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% है तो आ गया 20,000 रुपए। उसके साथ ही अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस में फंड है, तो देखिए सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में कितना फंड है, जीरो, नथिंग। अगर कुछ होता तो इसका भी 20% लेते हैं, और अगर कुछ लॉसेज होते तो उसका भी 20% लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सिंपली क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आ गया है 20,000। ठीक, आ गया। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ये आप ऊपर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2013। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। अच्छा, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट, दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट। कुछ पुरानी बुक्स में आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट मिल जाएगा, बट आपको वो नहीं बनाना है, आपको नया फॉर्मेट बनाना है। नया फॉर्मेट ये है। ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड रिकॉर्ड करते हैं। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल किसका, होल्डिंग कंपनी का। तो क्वेश्चन में देख के बताइए होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितने का है, 4 लाख का, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया 4 लाख। उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने पिछला उसमें निकाला 20,000, देखिए यहाँ पे है ना 20,000। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 20,000। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखिए जरा कितना है बैलेंस शीट में, 1 लाख है, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का है ही नहीं। ठीक है, तो 1 लाख आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ये कर दिया। फिर इसके बाद देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में और कुछ है, हाँ, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी होल्डिंग कंपनी की 2 लाख, सब्सिडरी कंपनी की 50,000। तो क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की, दोनों हमने रिकॉर्ड की, दोनों का सम कर दिया। ठीक है, ये 2.5 लाख आ गया। और कुछ है, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में और कुछ है, नहीं और कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन सबको सम कर दिया, यू विल गेट 7,70,000। ठीक। अब आ जाइए एसेट साइड में, ये एसेट साइड है। ठीक है, एसेट साइड में अब इसमें पहला क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कितने हैं, 5,20,000 एंड 1 लाख। ठीक है। वैसे इसमें यहाँ पे अगर गुडविल आता तो हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते, कैपिटल रिजर्व आता तो इधर रिकॉर्ड करते, बट यहाँ पे निल आ रहा है तो ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। तो इसलिए एसेट साइड में सबसे पहले हम फिक्स एसेट जो है होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी का जो भी है फिक्स एसेट, देखिए होल्डिंग कंपनी का है 5,20,000, सब्सिडरी कंपनी का है 1 लाख, दोनों का ऐड करके हमने रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही हम करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट भी दोनों के जो हैं 1 लाख और 50,000 की। ठीक है, ये करंट एसेट है, ये हमने दोनों के यहाँ पे लिखे, रिकॉर्ड किए और इनको ऐड किया। ठीक है, आ गया 7,70,000। ठीक है, तो हो गया हमारा, हमने करंट एसेट दोनों के रिकॉर्ड किए, जो क्वेश्चन में दिया था करंट एसेट दोनों के रिकॉर्ड किए और फिक्स एसेट दोनों के रिकॉर्ड किए, दोनों को सम कर दिया। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। देखिए यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट साइड का जो इन्वेस्टमेंट है और लाइबिलिटी साइड का जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी का, ये दोनों क्या होते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इनको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कौन सी दो चीज, एक तो इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने के शेयर कैपिटल खरीदे हैं, ये क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इन दो आइटम को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। कौन कौन से आइटम, एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कितने का इन्वेस्टमेंट किया ये, और सब्सिडरी कंपनी के कितने के शेयर हैं। ठीक है, ये हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड की और इसको सम कर दिया और हमारी बैलेंस शीट मैच भी हो गई। देखिए 7,70,000 दोनों तरफ आ गया। ठीक, हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कराती हूँ जल्दी से, और ये क्वेश्चन तो वैसे आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट इसका मैंने सोल्यूशन यहाँ दे दिया है। एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से रीड करिए, थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा चेंज है। आपको यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, वही आइटम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी है,
और एसेट साइड में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है। ठीक है, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा कंप्रेस है, आप इसको जूम कर लीजिएगा अगर नहीं दिखे। वैसे मैं तो चाहूंगी कि आप इसको खुद से ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को खुद से करिए और फिर आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपको दे दिया है नीचे, आंसर चेक करिएगा। बट चलिए एक बार मैं कराती हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे इट इज अ केस ऑफ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और पार्शियली ओन्ड। तो देखेंगे आप, ये पार्शियली ओन्ड का केस है, 80% शेयर एक्वायर किया है। ठीक है, यहाँ पे 80% शेयर एक्वायर किया है, पार्शियली ओन्ड का केस है। ठीक है, और यानी अगर होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर एक्वायर किया है, यानी सब्सिडरी कंपनी के पास कितने हैं, सॉरी, होल्डिंग कंपनी ने अगर 80% शेयर एक्वायर किया है, तो यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितने के शेयर हैं, 20% के शेयर हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है। कौन कौन सी, कि यहाँ पे गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, एंड एक कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है। दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि हमें उसे शो करना होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। तो सबसे पहले बताइए, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कितने में खरीदा, 1 लाख में खरीदा। देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख में का। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो 80% शेयर एक्वायर किए हैं, वो कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 लाख, 1 लाख में खरीदा। ठीक, और क्या खरीदा, सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं, 1 लाख के हैं, इसका 80% ही तो होल्डिंग कंपनी को मिला है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी को इस 1 लाख के जो शेयर है इसका 80% ही तो मिला है, तो 1 लाख का 80% कितना होगा, 80,000 हुआ। तो यानी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो 80,000 के शेयर थे, 80,000 के शेयर थे, उसको कितने में खरीदा, 1 लाख में खरीदा। ठीक है, 80,000 के शेयर के लिए 1 लाख पे किया, ज्यादा पे किया, तो 20,000 एक्स्ट्रा पे किया ना। तो ये 20,000 एक्स्ट्रा पे क्यों किया, बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का मार्केट में गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है, जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनी ने इसके जो 80,000 के शेयर थे, ठीक है, 80,000 के शेयर थे, उसके लिए 1 लाख रुपए पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे केस कौन सा है, गुडविल का है। गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो यानी यहाँ पे गुडविल है, यानी हमें एसेट साइड में गुडविल शो करना है। ठीक है, ये देखिए शो किया है, एसेट साइड में गुडविल आएगा, कितने का आएगा, 20,000। तो एक चीज तो हमारी निकल गई। दूसरा क्या है, हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%। ठीक, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो 1 लाख का शेयर है उसका 20%, सब्सिडरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका 20%। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली शेयर कैपिटल का 20% यानी 20,000 रुपए। तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल आया है, गुडविल निकल आया है, दोनों चीज आ गई हैं। अब चलिए हम करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम होगा अमाउंट का। ठीक, अब आप बना लेंगे मेरे ख्याल से। सबसे ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, उसमें सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड रिकॉर्ड करते हैं। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आएंगी। पहला क्या आएगा, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन में देख के बताइए शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना है, 4 लाख, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया 4 लाख। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 20,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस देख के बताइए कितना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस है यहाँ पे 1 लाख, तो ये आ गया 1 लाख। ठीक, करंट लायबिलिटी कितनी है, बताइए करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी दोनों की आप ऐड कर दीजिए। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे, कितना होगा, 2 लाख और 50,000 ऐड करेंगे तो 2,50,000 आया। ठीक है, फिर आप इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का पूरा सम कर दीजिए। हो गया, हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए एसेट साइड। मतलब इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको बैलेंस शीट दी है उसके सारे आइटम ऐड कर लीजिए। बट इसके कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे आपको गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या जो कैपिटल रिजर्व है वो अलग से कैलकुलेट करना होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद सिंपली आपको ऐड करना है, चीजें सारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे रिप्रेजेंट करनी है। बहुत सिंपल है। अब आ जाइए एसेट साइड में। एसेट साइड में पहले फिक्स एसेट,
होल्डिंग कंपनी का फिक्स एसेट, सब्सिडरी कंपनी का फिक्स एसेट। क्वेश्चन में दिया है 4,80,000, 1 लाख, दोनों को ऐड करके लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे गुडविल आया था ना, तो गुडविल है तो एसेट साइड शो करेंगे, ठीक है, 20,000 का गुडविल है। फिर इसके बाद करंट एसेट देखिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में करंट एसेट है ना, तो दोनों के करंट एसेट आप रिकॉर्ड करेंगे, 1,20,000 एंड 50,000 रिकॉर्ड किया तो 1,70,000 आया, ठीक है, और इनको आपने सम कर दिया, आ गया 7,70,000, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, लाइबिलिटी साइड का सम आया 7,70,000, यहाँ का भी 7,70,000। तो बहुत आसान था। पिछले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, पिछले वाले क्वेश्चन में ना गुडविल था ना कैपिटल रिजर्व था, इस वाले क्वेश्चन में गुडविल भी था, सॉरी गुडविल था जिसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। गुडविल कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80,000 शेयर एक्वायर किए हैं, ठीक है, और उसको कितने में परचेज किया है, उसको परचेज किया है 1 लाख में, यानी 1 लाख रुपए पे किया है 80,000 के शेयर एक्वायर करने के लिए, तो एक्स्ट्रा 20,000 पे किया है ना, तो दिस इज गुडविल। ये 20,000 जो एक्स्ट्रा पे किया ये क्या है, गुडविल, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि अगर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अगर यहाँ पर जो सब्सिडरी कंपनी है उसका कुछ यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, यहाँ पे कुछ लॉसेस होते हैं, तो उस केस में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगी। प्लस प्री एक्यूसेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्यूसेशन प्रॉफिट, जिसे कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है, तो वो केस भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रही हूँ, तो मतलब मेरा एक सजेशन है कि आप सीक्वेंस में इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और उसके बाद फोर्थ पार्ट इसका जल्दी आएगा, ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में देखें, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपके लिए लगी हुई हूँ, तो आप भी अपनी पूजा मैम के लिए 1 मिनट का समय निकाल सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ वाज दिस लेक्चर। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।